ओके फ्रेंड्स, वी विल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक, एमसीएस रूल। जैसे एमसीएस एक्ट है 2000, एमसीएस एक्ट है 1960 का, प्रिंसिपल एमसीएस एक्ट 1960, और अभी बार बार अमेंड करते करते 2022 में भी अमेंड हुआ 2-4 महीने पहले। उसी तरह एमसीएस रूल है प्रिंसिपल रूल्स 1961 का। उसके बाद एमसीएस रूल फिर से अमेंड हुआ 2014 में। और अभी I'll request everybody to keep their microphones on mute, please. अपना अपना माइक्रोफोन्स म्यूट करें प्लीज। अभी जो अमेंडमेंट्स हुए 2000 एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए 2019 जुलाई में, 2021 में हुआ, अभी 2022 में हुआ, उसके रिस्पेक्टिव रूल्स बने नहीं थे। तो अभी प्रपोजल निकाला है एमएच महाराष्ट्र सरकार ने कि उसपे रूल्स में उस चीज का रूल्स बनाया जाए, एक्ट का रूल्स बनाया जाए। तो प्रोविजनल मेंबर का रूल्स डाल रहे हैं उसके अंदर, और फिर एसोसिएट मेंबर का रूल डाल रहे हैं। प्रोविजनल मेंबर का रूल का परिभाषा क्या क्या होगा वो सब डाल रहे हैं उसके अंदर, और काफी छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं उसके अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे रूल 60 में लिखा जाएगा कि भाई हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक्टिव मेंबर्स नहीं रहेंगे। पहले लिखा हुआ था, अब उसमें क्लियर कट लिखने वाले हैं कि रूल 60 में सब रूल 11, in case of housing societies, concept of active member is not applicable. फिर रूल 65 में रजिस्टर फॉर मॉर्गेज कंपलसरी कर दिया हुआ है हाउसिंग सोसाइटी के लिए। रूल 67 में इंस्पेक्शन जो 89 का वगैरह है वो उसमें सेक्शन 154 भी 27 भी डाल दिया है, क्योंकि उसमें पावर्स रजिस्ट्रार को ज्यादा दिए हुए हैं। एंड उसके बाद में रूल नंबर 111 नया इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, अभी करना है। दिस इज अ प्रपोज्ड थिंग फॉर द हाउसिंग सोसाइटीज। तो इस हाउसिंग सोसाइटीज में जो प्रपोज किया है रूल 111 अंडर चैप्टर 13B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या क्या लागू होने वाला है, क्या क्या नहीं लागू होने वाला है, वगैरह वगैरह। फिर दे हैव गिवन प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड रिमूवल ऑफ एसोसिएट मेंबर, कि फॉर्म उसका HS2 में एसोसिएट मेंबर का फॉर्म है। जैसे पहले फॉर्म 6 हुआ करता था, अब HS2 दिया हुआ उस फॉर्म को रूल 111 के अंदर में। वो एसोसिएट मेंबर कैसे उसमें भरना है, मेंबर का रिकमेंडेशन कैसे आना है, वो दिखाया हुआ है। और HS3 में, फॉर्म नंबर HS3 में एसोसिएट मेंबर को निकाल देने का कैसा प्रोविजन है, या जो ओरिजिनल मेंबर जिसने एसोसिएट मेंबर बनाया अगर वो रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो HS3 फॉर्म में एसोसिएट मेंबर को निकाल देना है। फिर रूल 111 ब्रैकेट 14 में, ब्रैकेट 4 में प्रोविजनल मेंबर का बना है। जैसे नॉमिनी मेंबर हुआ करते थे पहले, अभी नॉमिनी मेंबर को जुलाई 2019 से उसको प्रोविजनल मेंबर का दर्जा दिया गया है। तो उसके लिए एप्लीकेशन करना है, वो फॉर्म नंबर HS4 में करना है। एक से ज्यादा है तो कैसे करना है वो सब उसमें डिटेल्स दिया गया हुआ है कि नॉमिनी मेंबर उसमें से कौन बनेगा वगैरह। फिर रूल 115 में एक्स्ट्रा जो क्रिएशन ऑफ फंड्स बताया गया हुआ है एक्ट 154B15 में, उसका डिटेल्स वगैरह डालेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे सोसाइटी में रेज फंड्स, सोसाइटी को फंड्स रेज करने का अथॉरिटी दिया हुआ है रूल 111 रेड विथ सेक्शन 154B15 में। जैसे एडमिशन फी का प्रोविजन नहीं था पहले, एंट्रेंस फी का प्रोविजन था, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस। तो अब एक नया हेड दिया एडमिशन फीस। फिर डिपॉजिट का भी प्रोविजन दे दिया हुआ, जैसे पार्किंग डिपॉजिट होगा, इस चीज का डिपॉजिट होगा, उस चीज का डिपॉजिट होगा, तो वो सारा उसका प्रोविजन दे दिया हुआ है।
फ्लैट का ट्रांसफर का फीस ऑलरेडी डिफाइंड है, बट बायलॉ में डिफाइंड है वो। अब ये एमसीएस रूल्स में डिफाइंड होगा। डोनेशन लेना अलाउड नहीं था लेने और बेचने वाले फ्लैट ओनर से, अभी भी वो लागू है, पर डोनेशन और किसी माध्यम से लिया जा सकता है, वो रूल्स में अलाउ कर दिया गया हुआ है। फिर रिजर्व फंड के बारे में बताया गया है कि जो भी फीस ट्रांसफर के आएंगे वो सारा सिर्फ और सिर्फ रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं होगा, रिपेयर फंड में ट्रांसफर नहीं होगा, और वो सोसाइटी के रेगुलर खर्चे में भी यूज नहीं किया जा सकेगा। एडमिशन फीस जो आएगा वो भी आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। अभी आज के दिन पे सिंकिंग फंड जो बायलॉ नंबर 13 में दिया गया हुआ है वो है मिनिमम 0.25%। लेकिन यहाँ पे अभी इसको चेंज कर दिया हुआ है, चेंज करने का प्रपोजल है कि sinking fund can be raised and collected from members at the rate decided in the general body meeting। और बाद में लिखा हुआ है the rate, this rate may be 0.25% every year at the rate of the construction cost of each flat। अभी ये मे भी डाल के आप सोसाइटी को ये पावर दे दिया हुआ कि वो 0.25% को इंक्रीज भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ये लिखा हुआ है कि sinking fund may be raised from the amount collected by all the members at the rate decided by the members in the general body meeting। रिपेयर फंड था बायलॉ नंबर 13 में, 13 सी था शायद, उसमें भी ये दिया हुआ है कि वो चेंज जो करना है वो जनरल बॉडी के डिसीजन से चेंज किया जा सकता है। मेजर फंड्स जो इस समय, मेजर रिपेयर फंड्स जो कभी कभी हम लोग सोसाइटी में प्लास्टर पेंट वगैरह वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो बायलॉ में तो लिखा है कि वो पर एरिया ऑफ द फ्लैट, वो इसके अंदर कंफर्म किया हुआ है कि इट विल बी रेट फिक्स्ड ऑन एरिया बेसिस ऑफ ईच फ्लैट। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड 10 रुपीज पर मेंबर पर यूनिट के हिसाब से लिया जाएगा। और एक रूल 111(6) के अंदर में मेंटेनेंस चार्जेस बताया गया है एक सबसेक्शन ए में कि कैसा क्या क्या होगा। और उसके अंदर एक छोटा सा चेंजेस है, वो है, छोटा नहीं, इनफैक्ट द बिगेस्ट पॉसिबल चेंजेस कोऑपरेटिव खाते में होगा फॉर हाउसिंग सोसाइटी स्पेसिफिकली, वो है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। और इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, 1-2 मिनट रुकिए। उसके बाद में उसमें एनी अदर चार्जेस एज प्रोवाइडेड इन द बायलॉज का प्रोविजन दे दिया गया। तो अब बायलॉज में आप अमेंड करके जो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, इस समय समझो मानो बायलॉज में 27 हेड ऑफ अकाउंट्स है, तो आप उसको 28 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, पर डिफाइन करना पड़ेगा और बायलॉ का अमेंड करा के अप्रूव भी कराना पड़ेगा। सो एनी अदर चार्जेस एज प्रोवाइडेड इन द बायलॉज का एक वर्ड डाल दिया हुआ है। अब सर्विस चार्जेस में भी थोड़ा सा अमेंडमेंट किया हुआ है कि एनी अदर चार्जेस अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी। मतलब और कोई अगर चार्जेस अप्रूव करते हैं, पहले गैर कानूनी था कि भाई चलो फेस्टिवल चार्जेस नहीं लेना है, लेकिन अब यहाँ पे अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी डाल के ये सब चीज को भी रेगुलराइज कर दिया जाने का प्रपोजल है। अब शेयरिंग ऑफ सोसाइटीज मेंटेनेंस चार्जेस बाय द मेंबर्स, इसमें चेंजेस ऐसा हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग अब चेंज किया हुआ है एट द रेट फिक्स्ड इन द जनरल बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया ऑफ ईच फ्लैट। अब ये रेरा कारपेट एरिया को यहाँ पर कॉपी करके लेकर आए कि अब जो आपका जो रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस होगा बिल्डिंग का, वो रेरा कारपेट एरिया के हिसाब से लिया जाएगा। पहले का एरिया जो भी रहा होगा वो अब साइड में चला गया, तो नाउ इट विल बी दिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग will be taken as per the carpet area of each flat।
नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट, ये भी अब कारपेट एरिया के हिसाब से लिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रपोजल है। सो बाय ऑल द मेंबर्स इन विच लिफ्ट इज प्रोवाइडेड, अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, मानो 4 बिल्डिंग है सोसाइटी में, 3 बिल्डिंग में लिफ्ट है, एक्सपेंसेस सब में बीच में शेयर करना है, पर यहाँ पे एक अलग से एक क्लॉज दे दिया है, इन विच द लिफ्ट इज प्रोवाइडेड। अगर लिफ्ट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो आप वो चार्जेस रिकवर नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे शॉप ओनर्स हैं, नीचे की तरफ उनका शॉप से सामने की तरफ, उनको लिफ्ट नहीं दिया हुआ, उनको लिफ्ट नहीं अवेलेबल नहीं है, तो अब उनको लिफ्ट चार्जेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, just because of this particular rule. And again, the lift charges is going to be recovered on the basis of carpet area. पहले जो फीट एरिया, स्क्वायर फीट एरिया था, या वो अब कारपेट एरिया डिटरमाइन कर दिया। अब सर्विस चार्जेस पे आते, तो सर्विस चार्जेस एज यूजुअल इट इज अ बेसिस ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट बेसिस एंड नॉट ऑन पर square feet basis. Service charges, I'm not talking of maintenance or repair charges, etc. These are two different things. Now the most important thing is interest. Interest on delayed payment of charges. The rules proposes is at the rate fixed by the general body, not exceed. Now this is very, very important. At the rate fixed by the general body, not exceeding simple interest at the rate of 12% per annum. अभी तक 21% था। अब इस रूल के कारण आपके बायलॉज को अमेंड करना होगा जब ये रूल्स पारित हो जाएंगे, डिक्लेयर नोटिफाई हो जाएंगे जब भी। अब आगे से इस रूल्स के नोटिफाई होने के बाद में आप इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 12% सिंपल इंटरेस्ट आप ले पाओगे। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का बायलॉ में डिस्क्रिप्शन नहीं था, परसेंटेज, सरकार ने उसको नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन अब वो चीज इसको रूल्स के अंदर कवर अप कर लिया है। अब मतलब रूल्स में ये बोल दिया हुआ है कि इट इज 10% ऑफ सर्विस चार्जेस, 10% ऑफ सर्विस चार्जेस। अब insurance charges also is going to be taken on carpet area of each flat. अब इंश्योरेंस तो होता है एक्चुअली बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है, आपके पर्सनल फ्लैट का इंश्योरेंस सोसाइटी नहीं कर सकती, वो आपको खुद ही करना है पर्सनल इंश्योरेंस लाइबिलिटी के अंदर। लेकिन जो सोसाइटी का इंश्योरेंस होता है बिल्डिंग का, उसमें लिफ्ट आ गई, कॉमन एरियाज आ गए, टेरेस आ गया, वगैरह वगैरह सारा कुछ आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी ये शब्द डाल के एक मिस्टेक हुआ है कि कारपेट एरिया के हिसाब से इंश्योरेंस चार्जेस लिया जाना चाहिए, बिकॉज द बिल्डिंग इज फॉर एवरीबडी, so it should be taken on equal basis, that is per unit basis. But somehow the proposed rules are saying it should be taken as per carpet area. Non-agricultural tax is not related to, non-agricultural tax is actually not related to the area of the flat. Non-agricultural tax is always on the लैंड ऑफ द सोसाइटी, जमीन जिसपे बिल्डिंग खड़ी हुई, तो जमीन के ऊपर नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स आता है। पर यहाँ पे अगेन एरर है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स शुड बी टेकन पर यूनिट वाइज, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कारपेट एरिया ऑफ ईच फ्लैट। ट्रेनिंग फंड का एज यूजुअली कायम रखा हुआ है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड 10 रुपीज पर फ्लैट पर मंथ। और अभी इसमें नया एक चीज दिया हुआ है, और सच हायर एज मे बी डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी। ओके, और हायर 10 रुपया तो मिनिमम है ही है, लेकिन जनरल बॉडी ने अगर बोला कि 100 रुपया पर मंथ लेना है, तो 100 रुपया पर मंथ लिया जाएगा। फिर वन मोमेंट प्लीज। सो नाउ दिस इज ऑल्सो ए वेरी फनी थिंग कि एजुकेशन में खर्चा कितना करना है वो जनरल बॉडी अब डिसाइड करेगी, क्योंकि 10 रुपया तो सरकार ने बोला था, वो 10 रुपया जमा करना है, वहां पे आपके पास नहीं रखना है, फेडरेशन जहां पर भी आप जमा करते हो वहां पे 10 रुपया जमा करना है।
और अगर वो हायर डिसाइड करेगी है जनरल बॉडी, तो वो हायर पे अमाउंट भी वहीं पे जमा करना है। इलेक्शन फंड इक्वली बाय ऑल द मेंबर्स, सबसे इक्वली लेना है, एंड एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी। अब इसमें भी एक नया फंडा आ गया कि इलेक्शन फंड अगर जनरल बॉडी बोलती है कि नहीं, बरस का खाली 100 रुपये रखना है, 5 बरस का 500 रुपये जमा किया, 500 बरस के 5 बरस के बाद में 500 रुपये से इलेक्शन तो होना नहीं है, उस समय रेट वगैरह भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये भी एक फंडा नया निकाला हुआ है। एनी अदर चार्जेस, अगेन इसमें दिया हुआ है पावर जनरल बॉडी को, एज में बी डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी। तो एनी अदर चार्जेस में मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप एनओसी चार्जेस डिटरमाइन कर सकते हो, आप फेस्टिवल चार्जेस डिटरमाइन कर सकते हो, आप टेनेंट का शिफ्टिंग चार्जेस डिसाइड करते हो। ये सब एनी अदर चार्जेस एज मे बी डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी, बिकॉज इट इज इन द रिटर्न इन द रूल्स, it is not necessary to make changes in the bylaws because rules will be superior to the bylaws always. अभी एक नया चीज भी है इसके अंदर, एम्यूनिटी। एम्यूनिटी का मतलब क्लब हाउस हो गया, क्लब हाउस का मेंबरशिप हो गया, जिम, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, गार्डन्स, जॉगिंग ट्रैक, ये सारा एम्यूनिटीज का जो वसूली करना है या चार्जेस लगाना है, अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट। आप यूज करो या नहीं करो, इट इज ए वेरी फनी थिंग। So it will be, no, wait 1 minute. If maintained and run by the society shall be on the basis of carpet area of the flat. On the basis of membership of that amenity utilized. In other words, this particular rule says कि कारपेट एरिया पे लेंगे अगर आपने वो एम्यूनिटी यूटिलाइज किया तो। इस रूल का ऐसा मतलब निकल रहा है कि अगर आपने स्विमिंग पूल यूटिलाइज नहीं किया हुआ, एम्यूनिटी है, एम्यूनिटी चार्जेस, एम्यूनिटी डिफाइन कर दिया हुआ है, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल आपने यूज नहीं किया, आपको पे करने की जरूरत नहीं, ऐसा ये रूल पर्टिकुलरली दिया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट का मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें फिर भी रीड कर देता हूँ आपको मैं। A member shall be required to pay simple interest at the rate of 12% per annum or at such lower rate as may be fixed by the, at such lower rate, please remember that, at such lower rate as may be fixed by the general body on the dues of the society from the date the amount becomes due till such dues remain paid as provided in the bylaw। dues का परिभाषा क्या है, वो bylaws के अंदर 65 से 67 के बीच में दिखाया हुआ है। नाउ ए वेरी वेरी न्यू थिंग हैज कम अप, जो मेजर सोसाइटीज में डिस्प्यूट हो रहे थे इस चीज के बारे में। आपने देखा होगा कि मेजर सोसाइटीज में ये डिस्प्यूट चलता रहता कि पेनल्टी कितना लगाने का है, 5 टाइम्स ऑफ द मेंटेनेंस लगा देंगे। वो फ्लैट ओनर का मंथली मेंटेनेंस 10,000 रुपया है तो उसको 50,000 रुपया पेनल्टी लगा देंगे। अब वो कितनी बार लगाने का है, एक बार लगाना है महीने में, या अगले महीने फिर क्या तो फिर से लगाओगे क्या, वगैरह वगैरह। बायलॉज को कोई वायोलेशन किया तो 5,000 रुपये फिर से लगाओगे क्या, वगैरह वगैरह। अब ये रूल में उसका खुलासा कर दिया हुआ है, पेनल्टीज फॉर ब्रीच ऑफ द बायलॉज। आई विल जस्ट रीड ओनली द इंपॉर्टेंट पोर्शन। द जनरल बॉडी में लेवी कॉन्सोलिडेटेड पेनल्टी, कॉन्सोलिडेटेड मतलब सब मिला जुला के जो भी पेनल्टी है, consolidated penalty in a financial year not exceeding 5,000 rupees। अब इसको लगाने के लिए भी जनरल बॉडी में सुनवाई होगी, उस मेंबर को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि ये पेनल्टी क्यों नहीं लगाया आपके ऊपर। अगर वो नोटिस नहीं दिया गया हुआ है तो यह पेनल्टी नहीं लगा सकते, और पूरे बरस में सारा सब मिला जुला के पेनल्टी जो लगेगा वो सिर्फ 5,000 रुपये लगेगा। बाकी जो अभी तक आप जो सोच रहे थे कि
5 टाइम्स मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा और हर महीने लगाते जाएंगे, तो वो भी कट आउट हो गया, बिकॉज देयर इज ए वेरी स्पेसिफिक वर्ड, may levy consolidated penalty not exceeding 5,000 rupees in a financial year। तो ये सोसाइटी के मेंबर्स के लिए बड़ी राहत का रूल बनने वाला है ये। ओके, कैजुअल वैकेंसीज के बारे में, जो कोऑप्शन का है उसको कैजुअल वैकेंसीज बोल रहे हैं। तो ये रूल 111 ब्रैकेट 14 में मेंशन कर दिया हुआ है कि कैसे कैजुअल वैकेंसीज लेनी है। नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी मेंबर से आना है, और जो रिजर्व कैटेगरी का, तो रिजर्व कैटेगरी का ही आना है। 7 दिन के नोटिस देना है मेंबर को कि भाई ये वैकेंसीज है, आप भरो आके इसके अंदर। सेक्रेटरी को अधिकार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी को अधिकार दिया हुआ है ये नॉमिनेशन को स्क्रूटनाइज करके वैलिड नॉमिनेशन को सिलेक्ट करना और मैनेजिंग कमेटी के सामने रखना वैकेंसीज को फिल करने के लिए। इसमें जनरल बॉडी का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। वेरी वेरी क्लियर थिंग। ये हमने अपने जो कोऑप्शन वाला वेबिनार किया था, ये ऑलरेडी हमने उसमें सारा कुछ कवर किया हुआ है। कैजुअल वैकेंसीज के डेफिनेशन दिया हुआ है ऑन डेथ ऑफ मेंबर, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवेबल। अब इसमें एक चीज और है कि अगर आपने कैजुअल वैकेंसीज के लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स मंगाए, नॉमिनेशन में से ए बेसिक एप्लीकेशन, देयर इज नो सच थिंग एन एप्लीकेशन नॉमिनेटिंग सेल्फ, उसमें प्रपोजर और सेकेंडर की भी आवश्यकता नहीं है। वो फॉर्म्स मंगाए, आपने बोला कि भाई मुझे मैनेजिंग कमेटी में काम करने का इंटरेस्ट है, आपके पास जब भी वैकेंसी होगी मेरा ये एप्लीकेशन कंसिडर किया जाए। ऐसे 5-6 एप्लीकेशन आके रख गए, और लेकिन वैकेंसी है सिर्फ 2 और एप्लीकेशन आए हुए 5। तो इसका अधिकार, इसको चुनने का जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को दिया हुआ है। द मैनेजिंग कमेटी में फिल दिस वैकेंसीज by majority of the votes, and the term of that co-opted member will coincide or co-terminus with the term of the मैनेजिंग कमेटी। अगर मैनेजिंग कमेटी को 3 साल हो गए हैं और ये कोऑप्टेड मेंबर आता है, तो वो मैनेजिंग कमेटी के बाकी रहते हुए 2 साल तक वो अपना काम कर सकता है। रीडेवलपमेंट के लिए फंड्स बोरो वगैरह करने का भी क्राइटेरिया दे दिया हुआ है। प्रोविंशियल मेंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है कि मेंबर जब गुजर जाता है तो उसको कैसे करना है, उसका डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमने प्रोविंशियल मेंबर का एक वेबिनार किया, तो उसके अंदर हमने डिटेल किया हुआ है। और इस रूल्स में अलग अलग फॉर्म्स वगैरह पब्लिश किया हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे एचएस फॉर्म दिया हुआ है फॉर नेम रिजर्वेशन ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी जब ये नया रजिस्टर करते हैं तब ये फॉर्म भरने का नया निकाला हुआ है रूल्स के अंदर में। फॉर्म HS2 फॉर एसोसिएट मेंबरशिप, फिर फॉर्म HS3 फॉर रिमूविंग द एसोसिएट मेंबरशिप। फॉर्म HS2 था टू एक्सेप्ट द मेंबरशिप of associate member, HS3 is for removing the associate membership। फिर फॉर्म HS4 एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल मेंबरशिप, नॉमिनी का जो मेंबरशिप करना है तो वो HS4 पे दिया हुआ है। सो बाय दिस थिंग आई एम कंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द proposed MCS rules proposed to be coming up in 2022। इसी साल में वो फाइनल करना है उनको, प्रपोजल पे आया हुआ है, वो हमने अभी चर्चा किया। इस पे अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज गो अहेड। सर यस, एडवोकेट अनिल साहब।
नमस्ते, गुड खुशी साहब। इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर, अभी जो हम बात कर रहे थे प्रपोज्ड चेंजेस के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए, तो उसके अंदर में पहले ये था मैनेजिंग कमेटी 5 टाइम्स चार्जेस ले सकती है ऐसे मेंबर से जिन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं या एनक्रोचमेंट किया है कॉमन स्पेस में। अगर वो रूल निकाल देती है और सिर्फ 1 टाइम 5,000 रुपीज देने का है तो सभी मेंबर्स चालू कर देंगे। वन टाइम नहीं है सब, इट इज एनक्रोचमेंट। कंसोलिडेटेड। बरस में आप किसी को 10 ही रुपए लगाओ पेनल्टी, किसी दिन से 1000 रुपए लगा दो, लेकिन सब मिला जुला के एक साल में 5000 के ऊपर नहीं लगा सकते। किसी को 2 रुपए लगा दो आप। तो सर वो ये एनक्रोचमेंट वगैरह जो करते हैं मेंबर्स, कॉमन स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, यस तो सर। उसके लिए क्या प्रोविजन रखा है? उसके लिए एक ही चीज है कि वैसे भी कॉरपोरेशन सर, को बोल के तोड़वा सकते हैं, वो तो हमारे पास है हथियार। यस लेकिन ऐसे में कुछ स्ट्रिंजेंट लॉस होने चाहिए जो कॉमन स्पेस में अब ठीक है, लेट मी उसको घुसने एक्सप्लेन। की कोशिश कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। आपने म्युनिसिपैलिटी कानून के विरुद्ध में या टाउन प्लानिंग कानून के विरुद्ध में या डीसी रूल्स कानून के विरुद्ध में, बॉम्बे में बीएमसी रूल्स, एमआरटी के रूल्स के विरुद्ध में काम कर दिया। कौन सा कानून? एमसीएस एक्ट के विरुद्ध में नहीं, बीएमसी कानून के विरुद्ध में या म्युनिसिपल कानून के विरुद्ध में। तो उसका जो विरुद्ध में काम किया, तो उसका जो पेनल्टी है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया, आपके मेंबर ने ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया और वो सोसाइटी में आके सेक्रेटरी को बोलता है, यार मैंने तो ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया। सेक्रेटरी बोलता है, तूने गुनाह किया, तेरे को 100 रुपए पेनल्टी। दूसरे कानून के विरुद्ध में दूसरे कानून का वॉयलेशन किया और पेनल्टी तीसरे कानून के विरुद्ध में अंतर्गत लगा रहे हो, ये प्रोविजन तो है ही नहीं। तो बीएमसी का जो कानून के विरुद्ध में अगर कुछ काम करोगे तो वो सिर्फ बीएमसी का पेनल्टी लागू करने का अथॉरिटी सिर्फ उनको ही है। उनके पास में पेनल्टी चार्ट दिया हुआ है सेक्शन 482 बीएमसी एक्ट के अंदर में, आप चेक करेंगे तो ठीक उसके है ना? अंदर आपको पूरा का पूरा दिया है। तो वो कानून आप अपने एमसीएस एक्ट में कैसे लागू करोगे? तो ये राइटफुली हटा दिया हुआ गया है। ये जो बायलॉज में जो न्यूसेंस डाला हुआ था, ये हाँ, अच्छा हो गया, हट गया, क्योंकि सोसाइटी में कई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इसके अंदर। बराबर वो बोला चेयरमैन आपने। का खुद का फ्लैट में एक एनक्रोचमेंट किया हुआ है, लेकिन वो अपने आप को 5 गुना पेनल्टी नहीं लगाता है। तो दूसरा मेंबर बोलता है, देखो अनकॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है सोसाइटी में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा ऐसा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर में मेंबर्स रहते हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, वो लोग सामने से भी पत्थर डाल देते हैं, पीछे से भी पत्थर डाल देते हैं कॉमन स्पेस में। 400 स्क्वायर फुट का उनका खुद का फ्लैट है, लेकिन वो हो जाता है 1,000 स्क्वायर फुट का। कोई दूसरा आदमी आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है दूसरा मेंबर, मतलब वो खुद की प्रॉपर्टी समझना चालू कर लेता है। तो इसके लिए कुछ तो, आप जो बोल रहे हैं कि बीएमसी में कंप्लेंट करना, वो एक छोटी मोटी रिमेडी होगी, लेकिन ये लोग फिर से करते हैं। तो इसके लिए है। कुछ इट इज नॉट ए प्रोविजंस। छोटी मोटी रेमेडी सर। सोसाइटी के मैनेजिंग, अगर सोसाइटी है, अगर एसोसिएशन है, तो उसके मैनेजिंग कमेटी का लॉफुल ड्यूटी है कि सर हमारे परिसर में, वो क्यों बोलेगा ऐसा? क्योंकि वो सोसाइटी का कस्टोडियन है, वो यस। ट्रस्टी है, वो इलेक्टेड मैनेजिंग रिप्रेजेंटेटिव है आप सभी का। तो उसका लीगल लाइबिलिटी हो गई। फिर कनेक्शन फिर से आ गया है। तो मैनेजिंग कमेटी का काम है अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है? मैनेजिंग कमेटी यस, विल बी तो लायबल। मैनेजिंग कमेटी को सेकंड पार्टी बनाया जाएगा प्रोसिक्यूशन के लिए। वो बोलेगा, भाई आपने तो पैसा लिया है ना उससे रेगुलराइज करने का, और हमको तो पेनल्टी मिला नहीं है। हाँ आपने जी। तो एफएसआई का वायलेशन किया, आप तो ट्रस्टी हो, तो सेक्रेटरी को हाँ। प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये हम अपने 2-3 अगले पिछले वेबिनार में अच्छी तरह डिस्क्राइब कर चुके हैं सर जी। ओके, नहीं नहीं, मैं तीन चार सेमिनार मेरे भी स्किप हो गए, सॉरी। मेरा एग्जाम चालू था, तो मैं 1 महीने से, लास्ट 1 1.5 महीने से ध्यान नहीं दे पाया। सर जी, आप स्किप कर ले तो कोई बात नहीं, आप करो ये स्किप, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं नहीं, मैं लेकिन फिर भी मैं कवर अप करता हूँ आपका जो हाँ, हाँ, यूट्यूब चैनल्स है, मैंने पूरे कवर किए हैं। हमने अपने वेबसाइट मेरे में पीछे सारे में जो मेरे हमने पीछे अपने में जो जो वेबसाइट में सारे के सारे वेबिनार्स डाल रखे हैं। हाँ, मैं फुर्सत उसी है को तो रेफर करता हूँ। फुर्सत है तो रीड करिए सर।
हमने नहीं अपने लिए नहीं डाल रखे हैं उसको, आप ही के लिए डाल रखे हैं। मैंने बहुत काम का है सर, उसको हमेशा उसको यूट्यूब या उसमें रहने दो आप, गूगल में। वो हम तो उसी से रिफर करते हैं, सर क्योंकि क्या हमारे हो रहा को है कि लगभग हर महीने में एवरेज ऑन 20 से 30 हजार हिट्स मिलते हैं उसके अंदर। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है मतलब सर, बरस के अभी मैं लगभग 3-1 लाख व्यूअर्स हो जाते हैं, यूनिक व्यूअर्स। तो अभी हम लोग तो उसी को रिफर करते हैं। मैंने यस सर। अपने कलीग्स एडवोकेट एट नागपुर एंड आजू बाजू की एरिया को सभी को बताया है कि ये सब आप देखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो। ये जो सभी वेबिनार हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं आपके अंडर में, तो ये लोग भी अभी नागपुर के और आजू बाजू के लोग जो है अपनी सोसाइटीज बन रही है, प्लस एडवोकेट्स, क्योंकि यहाँ यस पे वो सर। अनअवेयरनेस है काफ़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का। लेकिन अभी अभी कुछ सालों से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हम लोग को आपका वेबिनार में उनको बोलता हूँ कि आप पहले आप सब वेबिनार अटेंड करो, उसके बाद में मेरे पास आओ। ठीक है सर। थैंक यू मिस्टर अनिल फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। थैंक Hemant यू sir, सर। Hemant sir, Sandhu here. I have 2 questions. ओनली वन क्वेश्चन सर जी, वी आर हाँ शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ टाइम तो होगा तो लास्ट में ले लीजिएगा आपका क्वेश्चन। सर मैं पूछना चाहता था, ये सेक्शन 73 CA है सर, ये अभी निकाल दिया गया है व्हेन वो 97 अंडर जो अमेंडमेंट हुई थी बाय लॉज सेक्शन MCS एक्ट की। तो अगर वो निकाल दिया गया है तो डिफॉल्टर की डेफिनेशन उसमें दी हुई थी कि डिफॉल्टर करने के लिए आपको उनको जो है वो नोटिस देना पड़ेगा फॉर रिकवरिंग ऑफ द मनी। तो अभी वो 73 CA निकल गया है, लेकिन 154B23 में उन्होंने अंडर 15 वो क्या कहते हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ सर। उसमें लिखा है कि if he incurs any of the disqualification similar to that mentioned in the provision of clause 7, 8 or 9 of clause F of section 1 of section 73 CA shall apply mutatis mutandis. Now sir, इसका बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि इसको अगर 73 CA निकाल दिया गया है MCS एक्ट से, तो फिर इसको 154 में कैसे दोबारा से वो अनुमति दे रहे हैं? आपके पास सेक्शन 73 CA दिख रहा है क्या? आपके पास एक्ट खुला हुआ है आपका? कौन सा सर? 23 सेक्शन 73 CA। नहीं, 73 CA जो मेरे पास अभी MCS एक्ट है सर, उसमें सिर्फ 73 CA नहीं है सर, उसमें 73 C है सर। तो दैट इज नॉट दैट इन एनी केसेस ऑफ नो यूज, बिकॉज CA में दिया हुआ था कि आपको जो जिसको आप डिफॉल्टर घोषित करते हो, वो डिफॉल्टर तभी होता है अगर उसको आपने कोई लीगल कोई नोटिस दिया हुआ है। लेकिन अभी एडवोकेट क्या बोलता है रजिस्ट्रार के सामने जाके कि सर बिल दे दिया तो दैट मीन्स नोटिस दे दिया। So there is a slight misunderstanding in that. Can the bill be considered same kind of a notice what used to be in 73 CA? The recovery proceedings parameters are described in Rule 86A to 86F. Okay. 86A to 86F. Rule 86A to 86F. हाँ जी। उसमें जो प्रोसीजर डिस्क्राइब किया आपको वो फॉलो करना है, और उसको वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए आज भी लागू है। ओके, so when you are filing a recovery proceeding, it is not under section 73 CA. Either you are confusing me or you are getting confused. With 73 CA हाउसिंग सोसाइटी के रिकवरी प्रोसीडिंग्स को कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, उसमें डिफॉल्टर की डेफिनेशन, उसमें डिफॉल्टर का दिया हुआ है कि डिफॉल्टर तभी होगा अगर आपने वो कोई उनको नोटिस दिया है which can be sent by post or can be sent ABCD। डिफॉल्टर की परिभाषा तो अभी नए वाले एक्ट में दिया ही है। वैसे भी अगर आप एक्ट देखोगे, यू हैव गॉट द न्यू एक्ट विथ यू?
नहीं सर, ये 2002 का है सर मेरा ख्याल, लेटेस्ट। 2019 का है सर आपके पास में? नहीं सर, 19 का नहीं है सर, वो व्हेन यू गो ऑन द इंटरनेट तो वही दिखता है सर, 2002 वाला, अमेंडेड अप टू 2002। कोई बात नहीं सर, मैं अभी आपको लोड कर देता हूँ स्क्रीन पे सभी के लिए। ठीक है सर। सर द लास्ट क्वेश्चन इज के अभी 96 let me conclude this question, sir. I am not capable of handling too many questions at one go. हाँ जी, I have got my limitations, sir जी. प्लीज सर। Okay, so okay, so screen sharing, present now a window. Okay, can you see this particular screen? हाँ सर। Okay, so I will highlight it for you. ये नया definition है section का. ओके सर। डिफॉल्टर मीन्स ए मेंबर और ए फ्लैट ओनर और एन ऑक्यूपायर। पहले ये सब एक्ट में नहीं लिखा था, 73 CA वगैरह जो भी आप कह रहे हो उसमें नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्टर बता दिया गया कि डिफॉल्टर इज हु, ए डिफॉल्टर मीन्स ए मेंबर और ए फ्लैट ओनर। यू मे बी ए फ्लैट ओनर बट यू मे नॉट बी ए मेंबर। ओके, so if you are a member, if you are a flat owner, you may take membership of the society. आपको जानकारी नहीं अगर है तो मैं आपको बता दूं कि मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी इज वॉलंटरी। आप सोसाइटी में फ्लैट ले सकते हो और बगैर सोसाइटी के मेंबर बने हुए आप सोसाइटी के बिल्डिंग में आराम से रह सकते हो। उसमें आपको कोई लीगल बंदिश नहीं है, कोई भी कोर्ट आपको ये ऑर्डर नहीं देगा कि मेंबरशिप कंपलसरी है, एब्सोल्युटली कंपलसरी है। ओके, तो और अभी समझो वो फ्लैट ओनर है, वो मेंबर भी है, लेकिन वो गुजर जाता है। अब गुजर गया तो उसके परिवार वाला वहां पे रह रहा है, तो वो ऑक्यूपायर में आ गया। ये जो मैं अभी यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, तो ये डिफॉल्टर की परिभाषा दिया हुआ है। कैन यू सी दिस थिंग सर जी? हाँ जी सर। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्टर एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्यूज। ड्यूज क्या क्या चीज है? Such demand is based on the provisions of the act, the rules and the bylaws. अभी मैंने आपको जो डिस्क्राइब किया। हाँ सर। Okay, if you have understood this thing, then let me know okay, what is your further question on this thing. हाँ I सर। will explain to you कि what is defaulter. I will explain to you what is dues. This is clear, sir. This is clear, Yes, sir. sir. Yes, my next question is this thing that under bylaw 96, if the managing committee does not call the special general body meeting on requisition of more than 20% of members and takes a decision in the managing committee meeting that the agenda is under this agenda which has been given in the requisition, मैनेजिंग कमेटी नीड नॉट होल्ड द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। अभी इसमें क्या होता है सर कि जब आप डीआर के पास जाते हो तो मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि भाई आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ बिकॉज ये डीआर की जुरिस्डिक्शन के बाहर है। उसका रीजन क्या है सर? 174 बायलॉ 174 बी 1 जो है कोऑपरेटिव कोर्ट का, वो बोलता है disputes pertaining to resolutions of the managing committee and general body. So managing committee ने एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो है SGM ना कंडक्ट करने का, उसको डीआर के जुरिस्डिक्शन से निकाल के कोऑपरेटिव कोर्ट की उसमें जुरिस्डिक्शन में डाल दिया अंडर सेक्शन 91 बाय टेकिंग अ डिसीजन इन द मैनेजिंग कमिटी दैट दिस इज beyond the purview of the members to ask for this kind of a special general body on this agenda. So what is the solution to this? The
clause in the bylaw for this particular thing, MC resolution, GB resolution, going to only the cooperative court, is not a dispute. If the provision of calling in requisition SGM is available in under 76, and if process has been followed, then that, if you read 76, क्या लिखा हुआ है कि अगर सोसाइटी नहीं कॉल करती है तो रजिस्ट्रार को कॉल करना है. डिड यू रीड दैट 76 ब्रैकेट 2 वाला? ओके, so there is a provision that if MC does not call for any reason, then provision of 76(2) will become operational. And 76(3) बोलता है कि भाई MC ने नहीं कॉल किया तो MC को हकाल दो, डिस्क्वालीफाई कर दो, डिबार कर दो 5 साल के लिए. तो ये तो एक्ट में लिखा हुआ है. और ये जो डिस्क्रिशन दिया हुआ है, ये अथॉरिटी दिया हुआ है, ये रजिस्ट्रार को दिया, बिकॉज द वर्ड रजिस्ट्रार इज नोटेड ओवर देयर. Correct. It is not a dispute. So, but the registrar who says this thing, he should be suspended and he should resign on its own. He is doing an illegal thing. अनपढ़ आदमी है वो, उसको नौकरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कानून का अगर वो खुद ही पालन नहीं कर रहा है तो वो अपने खुद की सीट में बैठने के लायक नहीं है वो चीज. ये तो खाली क्या बात है कि आप हाईकोर्ट जाओ और उसको बोलो कि भाई ये अधिकारी है, इसने ये गैर कानूनी किया है, पर हमारे सबके पास कैपेसिटी नहीं है ना हाईकोर्ट तक जाने की. तो हम लोग को वो ये चीज वो भी जानता है कि भाई ये अग्रवाल है, ये तो छोटा आदमी है, इसके पास तो खाली जेब में 100 रुपये ही है. वो 100 रुपये में तो खाली RTI एप्लीकेशन ही कर सकता है, वो 100 रुपये में हाईकोर्ट नहीं जा सकता है. तो इसको लपेटे में ले लो, कुछ भी बोल लो. और ये हो ही रहा है एक्चुअली, इसीलिए तो कोऑपरेटिव में डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं. Anyway, any other question? Thank you, sir. Thank you. Thank you. योगेश. Mr. विक्रांत जिंदाल. सर, अभी अपने नए बाईलॉज का जो हमने डिस्कस किया, ये अपने ग्रुप में जरा व्हाट्सएप कर दोगे, जितने अभी अमेंडमेंट के रूल्स बताए हमें. मैं अपने वेबसाइट में अपलोड कर देता हूँ 1-2 दिनों के बाद में. ठीक है, आप वहां से चेकआउट कर लेंगे इजीली. ओके सर. दूसरा मेरा प्रश्न ये था, जो आपने एमेनिटीज का बताया है, एक में आपने कहा था कि एमेनिटीज में सबको, वैसे भी जिंदाल साहब, मेरा सुझाव ऐसा है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को एक RTI डाल दो कि मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ अमेंडमेंट रूल 2022 पे, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी मुझे दिया जाए. ठीक है, तो वहां से कॉपी मंगाओ और फिर उसके आप सुझाव भी दे सकते हो. मैं तो अपलोड कर ही रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए, नो इश्यू. पर एक ये और सुझाव है बाकी सब फ्रेंड्स के लिए भी, पुट एन RTI टू द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड से कि I want to give a constructive views opinion on this particular MCS rules amendment 2022. सर सेकंड सर, आपने बताया कि एमेनिटीज का, कि एक बताया कि ना मेंबर्स को सबको शेयर करनी पड़ेगी एमेनिटीज. दूसरा कहा कि जैसे स्विमिंग पूल है, जो यूज करेगा हेल्थ क्लब उसी को शेयर करनी पड़ेगी. इसमें भी जरा इन्होंने क्लियर का डिफरेंस किया नए रूल्स में, या वो भी थोड़ा जरा फंडा की तरह, मतलब वेरिफिकेशन नहीं होता? अनफॉर्चुनेटली ये ड्राफ्ट रूल्स में ऐसा वर्डिंग्स डाला हुआ है कि यूटिलाइज करके. इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूटिलाइज किया तो पैसे भरोगे, नहीं यूटिलाइज किया तो नहीं भरोगे. एमिनिटीज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज अलग कर दिया उन्होंने. हाँ, तो सर्विसेज तो सबको देना ही देना है कंपलसरी, पर यहाँ पे शब्द डाल दिया ऑफ दैट एमिनिटीज यूटिलाइज. अब यूटिलाइज करोगे तो ही पैसा देना है. वो तो चलो अच्छी बात है, जिसको नहीं यूटिलाइज करना नहीं करेंगे. इसमें लेकिन अभी इसमें ऐसा भी होगा जिंदाल साहब कि 100 मेंबर के सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल है. अगर आप एवरेज देखोगे, मेरा ऐसा तजुर्बा है कि सोसाइटी में एवरेज 2 से 4 लोग स्विमिंग पूल यूज करते हैं. सही बात है. शर्म से नहीं आते हैं, फियर से नहीं आते हैं, हेजिटेंसी से नहीं आते हैं, टाइम नहीं होता है, सुस्ती होती है, वगैरह वगैरह वगैरह. एमिनिटीज है लेकिन मुझे यूज नहीं करना है. तो खाली एमिनिटीज हम ये सोच के बोलते हैं, इन फैक्ट का वैल्यूएशन बढ़ने के लिए हम ये दिखाते नहीं करते. तो अभी सरकार बोलती है कि ठीक है भाई एमिनिटीज है, कोई बात नहीं, यूज नहीं कर रहे हो तो पैसा मत देना. मैं रूल्स में लिख देता हूँ. अब रूल्स में अगर लिख दिया हुआ है
तो रूल्स तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये रूल मानूंगा मैं और ये रूल नहीं मानूंगा, ऐसा तो नहीं बोल पाओगे। सर अभी नई चीज उन्होंने अभी आपने बताया कि अदर चार्जेस आर अप्रूव्ड बाय द एजीएम, तो उसमें अभी ये फेस्टिवल फंड्स वगैरह भी इम्पोज करने की उनको पावर आ गई है अभी, लेकिन उसमें तो कई बार ऐसा भी होता है गेट टुगेदर फंड, फेस्टिवल फंड, कई बार मेंबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो ही विल बी कंपेल्ड टू पे द चार्जेस। यस, अभी आज के दिन में भी तो ये हो रहा है ना, आपके सोसाइटी में बोलते हैं 1000 रुपए दो फेस्टिवल, क्या कहते हैं उसे, गणपति बनाना है, तो 1000 रुपए जमा कर लिया। अब आपको नहीं अटेंड करना है तो भी आपको देना है, और नहीं दोगे तो बोलोगे भाई ये तो काला बकरा है सोसाइटी का, ब्लैक शिप। तो अब ये इसके अंदर ये हो गया है कि अगर जनरल बॉडी ने ये बोल दिया, रेजोल्यूशन मिनट कर दिया कि ये 100 रुपया इस काम के लिए लिया, तो अगर जनरल बॉडी ने बोल दिया तो वो सब पे लागू है। It is not a good proposal actually. यस, बट दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग योर ओपिनियंस। इसीलिए मैंने भी आपको बोला आप एक अर्जी डाल दो, 10 रुपए का ही टिकट का ही सवाल है, ऑनलाइन अर्जी डाल दो और बोलो मेरा ये ओपिनियन है करके। इंटरेस्ट के बारे में मत डालिएगा जिंदाल साहब, आप एडवोकेट हो, इंटरेस्ट 12% है उसको ओपिनियन ये डालिएगा कि 6% करो। बाय द वे मैं अपने फ्रेंड्स को ये बता दूं कि मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ये इम्प्रेस करने पे लगा हुआ हूँ कि जो इंटरेस्ट है इट शुड बी एट पार विद द बैंक इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग, जैसे बोलते ना प्राइम लेंडिंग रेट PLR, तो उसको वो मैच होना चाहिए। आप अपने मर्जी से कुछ भी इंटरेस्ट रेट फिक्स मत करो। कल सरकार बोलती है कि सिर्फ 2% इंटरेस्ट देंगे FDR पे और आप 12% लिए जा रहे हो यहाँ पे, so why should the society benefit out of it? Anyway, thank you Mr. Jindal for joining in as usual. Okay, we have got Sir, one or two timing for sir, one or two more questions. Sir, one with your kind permission. Mr. Muralidhar. हाँ जी सर। एक सवाल जो अभी भाई साहब एक पूछ रहे थे, संधू साहब, वो बोल रहे थे कि जो नोटिस जाता है एवरी मंथ, जो बिल जाती है दैट, या एवरी क्वार्टरली जो बिल जाती है, दैट इज टू बी नॉट कंसिडर्ड एज नोटिस। उस पे आप मतलब वो पॉइंट का जवाब नहीं आया था। एंड माय वन क्वेश्चन इज, ये सोसाइटी वाले जो 18 और 21% जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अभी जो आप इंटरेस्ट पॉइंट बोले, मैंने ये नोट अपना मैसेज में डाला कि जो सोसाइटी 18 और 21% जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जबकि बैंक में 6% मिलता है, तो ये कहाँ तक ये लायबल, मतलब ये पुराने बायलॉ और करंट बायलॉज में, अभी आई प्रॉब्लम मिस्ड आउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, प्लीज थोड़ा बोलिए, बता सकते हैं तो। प्रेजेंट बायलॉज में तो लिखा हुआ है कि अप टू 21% सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, ठीक है ना। और वो अच्छा, दे कैन चार्ज अप टू 21%, ओके, है ना। लेकिन बायलॉज अगर जनरल बॉडी अगर ये बोलती है आपकी, कई सोसाइटी में खाली 6% भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे जानकारी में है ऐसा। बट सोसाइटी जब ये बोलते हैं कि सोसाइटी इज नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर, कोई मेंबर अपने ड्यू डेट मिस कर जाता है या कुछ करता है तो सीधे 18% चार्ज करता है, विच इज अ वेरी एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, है ना। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि आई एम मेकिंग कंस्ट्रक्टिव रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कि दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट शुड बी कैप्ड टू द PLR, प्राइम लेंडिंग रेट, जो बैंक का होता है, SBI का बेंचमार्क है। ठीक है ना। करेक्ट। अभी आपका जो पहला प्रश्न था नोटिस पीरियड का, नोटिस का था क्या था आपका? नहीं, नोटिस जो मंथली या क्वार्टरली जो बिल इशू करती है, दैट इज डायरेक्ट, वो जो एडवोकेट्स बोलते हैं एट द टाइम ऑफ 101 आर्ग्यूमेंट कि दैट इज टू बी टेकन एज नोटिस। उस पॉइंट पे संधू साहब ने पूछा था तो उस पे कुछ आंसर नहीं आया था। मैंने इसीलिए आपको बोला कि एक क्वेश्चन एक टाइम पे पूछोगे तो मेरे समझ में आता है, बाकी मेरी क्षमता नहीं है 2 क्वेश्चन एक टाइम में समझने की। नहीं, मेरा रूल 86A में लिखा हुआ है कि आपको नोटिस देना है मेंबर को। ठीक है, रूल 86 में लिखा हुआ है कि मेंबर को आपको नोटिस देना है। तो आपका जो बिल है, अभी आप ये डिसाइड करिए कि आपका बिल के ऊपर लिख देंगे इनवॉइस/बिल/नोटिस, तो कानून के दायरे में वो बैठना चाहिए ना। आप 12 नोटिस दे रहे हो, लोगों को नोटिस फीस भी लगाओगे फिर।
या वो बिल दे रहे हो कि व्हाट आर यू गिविंग इट टू? सर्विस चार्जेस क्या आप नोटिस के माध्यम से मांग सकते हो क्या, ये प्रश्न है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देयर इज अ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये प्रोविजन है क्या कि बिल की जगह में नोटिस देना सबको। जीएसटी कानून में तो ये प्रोविजन है क्या कि नोटिस के अगेंस्ट में जीएसटी वसूल करेंगे या सेल्स टैक्स वसूल करेंगे, है क्या वैसा? एनी टैक्स वाला जो नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स वाला आपको जो बिल भेजता है तो उस पे क्या लिख रहा है? वो प्रॉपर्टी तो टैक्स का जो बिल आता है क्या वैसा उसके कुछ ऊपर provision उसके ऊपर लिख कर नहीं, आता है नोटिस? नहीं क्या ऐसा जो कुछ बिजली का जो बिल आता है आपके पास में या गैस का बिल आता है, क्या आप उसमें नोटिस लिखकर भेज रहे हो या इनवॉइस या बिल लिखकर भेज रहे हो? अगर ये सब अधिकारी के पास में नोटिस और बिल लिखकर आ रहा है तो आपके पास क्या अधिकार है ये बोलने का कि भाई ये बिल नहीं है, ये नोटिस है? मतलब मनमाने ढंग से कुछ भी लिखते जाओ ये सोच के कि मैंने एक काम करते हैं, एक साथ 100 भगवान की तस्वीर रखते हैं पॉइंट और टेकन सबको सर। पूछते हैं, किसी में से एक को तो क्लिक हो जाएगा, isn't it? थैंक यू फॉर सर, आई गॉट द क्लैरिटी। Yeah, थैंक यू so सो क्या मच। है कि this nuisance is going on in our society. By this webinar, we try to clear some things, nothing else. Okay, we have got time for one or two more questions. Anybody wants to ask any other question? तो योगेश Yes, Mr. Yogesh. आप अब ये जो नए आए है उसमें कोई क्लेरिफिकेशन है कि इंटरेस्ट कैन रिकवर्ड अहेड ऑफ प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी रिकवर्ड? ये तो कानून तो किधर भी नहीं लिखा हुआ है। द फर्स्ट आपका लाइबिलिटी है टूवर्ड्स योर प्रिंसिपल अमाउंट। ये भी सोसाइटीज और कई लोग ये भी इसको टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं कि आप पैसा दोगे तो वो हम पहले इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे। अगर आप उसको इंटरेस्ट में एडजस्ट करोगे तो वो कंपाउंडिंग लग जाएगा, कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाता है। आपको वो सिंपल इंटरेस्ट लेना है तो आपका जो आउटस्टैंडिंग जो पड़ा रहेगा आप उस पर फिर से इंटरेस्ट लगाओगे या नहीं लगाओगे, प्रश्न वो आता है। राइट। या आप बोलोगे कि नहीं एक बार लग गया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तब दोबारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो लिखा हुआ है ना उधर सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी। और कोई भी आदमी पहले अपना प्रिंसिपल अमाउंट वसूली करता है और फिर इंटरेस्ट लेता है। वो थोड़ी ना कोई मारवाड़ी खाता है या वो क्या बोलते हैं उसको, जो मनी लेंडर को क्या बोलते हैं, वो जो भी है वो बोलता है पहले मेरा ब्याज दो, मुद्दल बात की बात करेंगे। पुराने जमाने में ऐसा होता था ना, पहले जमाने में। ओके सर, थैंक यू। Thank you, Mr. Yogesh, for joining in. Anybody else has any other question? Otherwise, we will conclude. अच्छा एक्सपीरियंसेस, आपका बुरा एक्सपीरियंसेस, अगर आप लॉयर हो, एक्सपर्ट हो, तो अपने अपने विचार दूसरों को दीजिए। You should speak up, support, and motivate other members. Anybody is interested, please just simply call me. I will arrange for your lecture. So now, with the permission of all participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.